झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, झूठ बोल करके सरकार चलाना चाह रहे हैं। 10 महीने में लगभग 10,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या हुआ? 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात का। जिस तरह की आपदा और तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली, ऐसे में कांग्रेस का जो आरोप है, जो ब्लेम है कि हमें केंद्र से मदद नहीं मिली। केंद्र ने 364 करोड़ 2 किस्तों में पहले दिया, उसके बाद 190 करोड़ रुपए और दिया, 6,000 मकान हिमाचल प्रदेश को दिए, 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने दिए। 10 महीने लगभग कांग्रेस सरकार को इस वक्त हिमाचल में हो गए हैं। अभी तक का ये जो पीरियड है, आप कैसे आंकते हैं? 10 महीने का कार्यकाल 10 वर्ष पीछे हिमाचल चला गया। सड़कें अभी तक भी रिस्टोर नहीं हो पाई, वाटर सप्लाई स्कीम्स डैमेज हुई पड़ी है, वो रिस्टोर नहीं हो पाई, बिजली वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई। वो 10 गारंटियों का पूछते हैं, क्या हुआ? वो महिला की वो 1,500 रुपये की गारंटी का क्या हुआ? बिजली की 300 यूनिट की बिजली की गारंटी का। 9 महीने के इस कार्यकाल में 8,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश ऋण ले चुका है। सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ पर जोर दिया था कि ये जो फ्रीबीज की जो पॉलिसी है, इसको बढ़ावा ना दिया जाए। सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी आप झूठ बोलो और झूठ बोल करके फिर उन वादों को पूरा करने के लिए आप लोन लेते रहो। मुफ्त में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को देने की परंपरा ये उचित नहीं। क्या आपको हम मंडी से 2024 का चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन हिमाचल असेंबली और बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री जयराम ठाकुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शुरुआत वहीं से करूंगी क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश की बात होती है, जो सबसे पहला जो मंजर सबकी आंखों के सामने आता है वो है बाढ़। जिस तरह की आपदा और तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली और जो पिछला जितना कार्य हुआ था, जो प्रगति हुई थी, वो फिर से वहीं जो ग्राउंड जीरो पे आ गई, जिसको लेकर के लोगों ने अपना दुख भी जताया और उसको लेकर के तमाम तरीके के पॉलिटिकल भी बहुत डिफरेंसेस आए, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी लगे। ऐसे में जो कांग्रेस का जो आरोप है, जो ब्लेम है कि हमें केंद्र से मदद नहीं मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात ठीक है आपकी कि आपदा बहुत बड़ी थी ये, और संभवतः सदी की सबसे बड़ी आपदा, जिनके बहुत लाइफ लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जहाँ तक इस आपदा के संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं का यानी कि सरकार का पक्ष है, मदद मिलनी चाहिए केंद्र से, ये सत्य है, और मदद मिली भी, ये भी सत्य है। लेकिन मदद के लिए जिस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, केंद्र मदद करता गया और उसके बावजूद वो यही कहते गए कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं मिला, वो उचित नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो ठीक नहीं है। केंद्र ने 364 करोड़ 2 किस्तों में पहले दिया, उसके बाद 190 करोड़ रुपए और दिया, 200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ की तरफ से एडवांस में पेमेंट कर दी, 6,000 मकान हिमाचल प्रदेश को दिए। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में रात दिन जुटी रही। आर्मी के हेलीकॉप्टर लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम करते रहे। 400 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने सीआरएफ के अंतर्गत ओवर एंड अबव हिमाचल प्रदेश के लिए जो रोड के डैमेजेस हुए हैं ब्रिजेस के, और उसकी भरपाई के लिए कहा। 2700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 3 का जो एलोकेशन था, उसको तुरंत जारी कर दिया ताकि काम शुरू हो सके, ताकि वो हिमाचल प्रदेश में जो सड़कें डैमेज हुई हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, उनको भी हम ठीक कर सकें। इतना सारा होने के बावजूद भी बार बार यही कहना कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं दिया, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये उचित नहीं है। त्रासदी बड़ी है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में त्रासदी के दौरान अगर हम बात कहें तो मदद भी सबसे बड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश में। इतनी मदद कभी नहीं हुई है। यूपीए 1, यूपीए 2
का अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो उन्होंने तो मदद की ही नहीं उस वक्त, जो रूटीन की भी मदद वो भी नहीं हुई। तो ऐसे में जिस प्रकार का आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। आपदा है, आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक केंद्र सरकार की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश को मिली है, उसके लिए केंद्र का हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में प्रस्ताव लाया उन्होंने, लेकिन एक भी विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री धन्यवाद का एक शब्द नहीं निकाल पाए केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार ने भी मदद की है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि केंद्र मदद कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमको इतना नाशुक्र नहीं होना चाहिए, यानी कि हमको इतना जो है वो इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। और मदद मिलनी चाहिए हिमाचल प्रदेश के लिए। इस बात को लेकर के वो बात कहें, और इस बात के पक्ष में हम भी रहेंगे। मदद ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र से मिले, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं कि कुछ नहीं मिला। सर, एक और बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि आपकी कई तस्वीरें आई थी। आप मुआयना कर रहे थे जब त्रासदी थी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी आप गए, और ऐसे में एक नैरेटिव ये भी आया था कि जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो उस तरीके के एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, या वो जा कर के उन इलाकों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। तो ये जो राजनीति का जो इस तरीके से जो इमेज बन रही थी या जो सामने आ रही थी, तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये बात सही थी या गलत थी? देखिए, राजनीतिक मकसद के साथ हमारी विजिटिंग नहीं थी। जो डैमेजेस हुए थे जिन जिन इलाकों में, जिन जिन क्षेत्र में, हम वहाँ लोगों से मिलने के लिए गए, उसका जायज़ा लेने के लिए गए। और विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा दायित्व तो बनता था कि मैं जाऊं, लोगों से मिलूं, लोगों की समस्याओं को भी समझूं, और उसके लिए मदद क्या मिल रही है, किस प्रकार से हम सरकार के सामने अपनी बात को रख सकते हैं मदद के लिए, उन सारी बातों को लेकर के जाना आवश्यक होती है। और ये मानवीय दृष्टिकोण भी था। मैं गया और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 1-2 ज़िले को छोड़ करके जहाँ जहाँ भी डैमेजेस हुए हैं वहाँ पर मैं गया हूँ। और मुख्यमंत्री जी का सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उनका उतना ज़्यादा जाना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। और गए भी औपचारिकताओं का दौर रहा, और सिर्फ फ़ोटो का वो दौर रहा। व्यवहारिक रूप से जो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें उस वक्त वहाँ पर होनी चाहिए थी, उस तरह से करने के लिए जो प्रयत्न होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। 10 महीने लगभग कांग्रेस सरकार को इस वक्त हिमाचल में हो गए हैं। अभी तक का ये जो पीरियड है, आप कैसे आंकते हैं कांग्रेस सरकार का? देखिए, अगर ये प्रश्न अगर आपने पूछा है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में तो बहुत निराशा है हिमाचल प्रदेश में। और 10 महीने का कार्यकाल 10 वर्ष पीछे हिमाचल चला गया। काम रुके पड़े हैं, और यही रोना कि पैसे नहीं है, और ऊपर से त्रासदी के कारण जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वर्षों हिमाचल प्रदेश को फिर से यहाँ पहुँचने के लिए लगेंगे जहाँ हिमाचल पहुँचा था। सड़कें टूटी हुई हैं, सेब का सीज़न अब तो ख़त्म ही हो गया, लेकिन सड़कें अभी तक भी रिस्टोर नहीं हो पाई। अभी तक हिमाचल प्रदेश के काफ़ी इलाकों में ये परिस्थिति है कि वाटर सप्लाई स्कीम्स डैमेज हुई पड़ी है, वो रिस्टोर नहीं हो पाई। सीवरेज स्कीम डैमेज हुई पड़ी है, वो रिस्टोर नहीं हो पाई। आपकी पावर सप्लाई मतलब अवरुद्ध पड़ी है, लेकिन बिजली वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई। कम्युनिकेशन डैमेज हुआ पड़ा है, डिस्कनेक्ट हुआ है सारा सिस्टम वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें तो हैं ही अभी तक। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात को लेकर के, वहाँ होड़ लगी है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का 10 महीने का कार्यकाल, झूठ बोलते बोलते, असत्य शब्द मैं समझूंगा उचित रहेगा, इस प्रकार से गुजरा उनका। झूठ बोल करके सरकार बनाई थी, झूठ बोल करके सरकार चलाना चाह रहे हैं, और आज लोग उनसे पूछ रहे हैं। आज इस बात का आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलग अलग सेक्शन, चाहे वो एसएमसी टीचर हैं, चाहे हमारे
आउटसोर्स कर्मचारी हैं, पर्टिकुलरली वो जो कोविड के दौरान हमने लगाए थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को संकट में डाल करके दूसरे की ज़िंदगी को बचाने के लिए काम किया, और वो सब लोगों को निकाल दिया गया। 10 महीने में लगभग 10,000 के लगभग हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को निकाल दिया। और जो गारंटीज दी थी, कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियों का इंतज़ाम किया जाएगा। एक नौकरी का इंतज़ाम तो हो नहीं पाया बेरोजगारों के लिए। हाँ, अपने विधायकों को सीपीएस बनाने का काम किया, अपने चहेतों को एडवाइज़र बनाने का काम किया, ओएसडी बनाने का काम किया। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इतना निराशा का एक माहौल है। वो 10 गारंटियों का पूछते हैं, क्या हुआ वो महिला की वो 1500 रुपये की गारंटी का, क्या हुआ बिजली की 300 यूनिट की बिजली की गारंटी का, क्या हुआ 5 लाख बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात का, क्या हुआ उसका दूध के लिए कहा था उनकी दूध हम 80 रुपये गाय का और 100 रुपये भैंस का दूध खरीदेंगे, क्या हुआ उन गारंटी का। 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की बात कही थी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के लोग पूछ रहे हैं। तो बहुत बड़ी निराशा है, मैं कह सकता हूँ 10 महीने में कांग्रेस का लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो पाताल में चला गया है। वन पेंशन स्कीम भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो वादे थे, जो प्रॉमिसेस किए गए थे, उसको लेकर के अभी ज़मीनी जो सच्चाई है? नहीं, देखिए उसमें इन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक में कहा था कि हम ओपीएस लागू करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करने की बात तो कही, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहारिक रूप से ओपीएस लागू हुई क्या? प्रश्न तो ये है। अभी तक भी ऑप्शन चल रही है कि लें, कर्मचारी दुविधा में है कि लें कि ना लें, ऐसी सिचुएशन है। हाँ, बात तो उन्होंने कही है ओपीएस लागू करने की, और मैं इस बात को समझता हूँ कि अभी ओपीएस का फाइनेंशियल इम्पैक्ट उसका नहीं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उसकी ज़्यादा नहीं आएगी। 2027 के बाद वो मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हो जाएगी, और उस वक्त हिमाचल प्रदेश में क्या परिस्थिति होगी, किस प्रकार से यानी कि पेंशन दें या सैलरी दें, ये प्रश्न खड़ा होगा उस वक्त। अभी तो इस तरह से इस दौर में से निकाल रहे हैं, और कारण हमको तो बोलते रहे कि हमने लोन लिया, और अभी 8 महीने के 9 महीने के इस कार्यकाल में जो पूरा हुआ पीछे 8,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश, छोटा प्रदेश, ऋण ले चुका है कांग्रेस सरकार के दौरान। तो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति किस प्रकार से खराब है, और ज़्यादा उसको खराब करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, तो ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ऐसे में एक और जो बड़ी बात सामने आती है सर कि सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज़ पर जोर दिया था कि ये जो फ्रीबीज़ की जो पॉलिसी है, ये जो गलत परंपरा है फ्रीबीज़ की, इसको बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि ये न केवल देश को एक हानि पहुंचा रही है, बल्कि एक गलत तरीके का एक विचारधारा लोगों के अंदर लेकर के आ रही। तो ऐसे में ये जो कर्ज में डूबा हिमाचल प्रदेश है, तो 1500 रुपये जो महिलाओं को देने वाली बात है, आप इसको कितना रेलिवेंट? देखिए, मैं मानता हूँ अगर ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक विचार रखा है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, ये बहुत, मैं समझता हूँ कि आज की आवश्यकता है। अन्यथा ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये फ्रीबीज़ का कि सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी आप झूठ बोलो, और झूठ बोल करके फिर उन वादों को पूरा करने के लिए आप लोन लेते रहो, और लोन लेते रहो, और प्रदेश को बर्बाद कर रहे हो, और देश भी बर्बाद होगा इसमें। आप देख रहे हैं बहुत सारे राज्यों की स्थिति क्या है, आंध्र की स्थिति क्या है। ऐसे में जो भी इस तरह की बात कही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने सुझाव दिया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने बात की, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत स्पष्ट है इस सारी बात को लेकर, वो फ्रीबीज़ के बहुत अगेंस्ट है। आप काम करिए, डेवलपमेंट का काम करिए, समाज को आगे ले जाने के लिए काम करिए, लेकिन मुफ्त में हर व्यक्ति को, हर वर्ग को देने की परंपरा ये उचित नहीं। हाँ, जिसकी ज़रूरत है, जिसको हमको लगता है कि ये सेक्शन है जिसको मदद होनी चाहिए, उसका मदद का रास्ता निकालो, लेकिन सबको ही मुफ्त दे दो, तो ये उचित नहीं है। और मैं तो इस निर्णय का स्वागत करूंगा अगर ये लागू हो गया। अगर इलेक्शन कमीशन ने जो सुझाव दिया है, अगर इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर ये करेंगी, इसको के ऊपर ये लागू होगा, तो निश्चित रूप से उससे देश के अंदर एक अच्छा, एक जो है वो एक इम्पैक्ट आएगा।
2024 के चुनाव के लिए सर कौन से ऐसे बड़े चुनावी मुद्दे होंगे बीजेपी पार्टी के लिए जिनको लेकर के बीजेपी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और जिनको लेकर के स्ट्रैटेजीज़ बनाई जा रही हैं, क्योंकि INDIA जो अलायंस है इस वक्त जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं एक मंच पे हैं, तो उनको उनके खिलाफ तैयारी या चुनाव में किस तरीके की स्ट्रैटेजी या रणनीति के साथ बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ेगी? देखिए, सीधी सी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि देश का नेतृत्व तो कैसे व्यक्ति के पास होना चाहिए, कैसे नेतृत्व के पास होना चाहिए। ये प्रश्न जब सबके सामने आता है तो उसमें एक ही बात है कि बहुत लंबे अरसे के पश्चात इस देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और जिस नेतृत्व ने 10 साल यानी कि एक दशक होने जा रहा है काम करते हुए परफॉर्म किया है। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊपर चला गया। हमारी इकॉनमी सुधरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा काम हुआ है। हम भारत के लोगों को एक नहीं छोटे छोटे देश भी हमको अपमानित करते थे। आज किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है पूरी दुनिया में कि भारत को कहीं भी इस प्रकार हीन भावना के साथ बात कर सके। भारत के बारे में आप देखिए, चंद्रयान पर भारत पहुंचा और दुनिया के सब देशों तक भारत का तिरंगा जो है वो एक तरह का सम्मान की दृष्टि से आज देखा जाता है। तो ऐसे में इस सारी चीज़ के लिए जिस नेतृत्व ने काम किया है, उस नेतृत्व के प्रति पूरे देश के लोगों के मन में एक भाव है कि यही नेतृत्व सही नेतृत्व है। यही नेतृत्व आने वाले समय के लिए अभी भारत के लंबे समय तक आवश्यकता है। 1 दशक पूरा हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते हुए, और 1 दशक और देखना चाहते हैं। तो अगले दशक की शुरुआत मुझे लगता है कि अभी इस लोकसभा के 2024 के चुनाव के साथ होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर के, मुद्दे बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि ये मजबूत भारत, मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के ही बस की बात है, जो आगे बढ़ा करके एक मंजिल तक, एक मुकाम तक भारत को पहुंचा सकता है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने G20 का आयोजन किया, सफल आयोजन किया, और उससे एक उम्मीद पूरी दुनिया के बीच में है, भारत देश में तो है ही है। और कहा कि जो प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम 10वें 11वें स्थान में इकॉनमी में होते थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं, लेकिन 2029 में भारत जो है वो 3रे स्थान पर, दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकॉनमी बने, उसके लिए, उस लक्ष्य के लिए हम काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि मजबूत नेतृत्व। और जो विपक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इकट्ठा होने की कोशिश कर भी ले, सबको मालूम है ये देश के लिए नहीं, सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और सत्ता के लिए इकट्ठे हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से देश के किसी व्यक्ति के मन में, देश के बहुत कम लोगों के मन में ऐसे लोगों के प्रति सम्मान होगा, श्रद्धा होगी, और इसलिए वो सफल नहीं हो पाएंगे, ये बात पक्की है। और अगला दशक फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। चलिए, ये बात तो सर आपकी ठीक है, लेकिन क्योंकि अब चुनावी ये साल है और आपने एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की, एक आपने सशक्त नेतृत्व की बात की है, तो ऐसे में क्योंकि अब INDA अलायंस अब सामने है, जिसे वो इंडिया अलायंस भी कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, मेरा जो सवाल आपसे, ये चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि इसका आप प्लीज़ मुझे जवाब दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में बात करी। ऑपोजिशन के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो इस पॉपुलैरिटी को ऑपोजिशन की तरफ से नेतृत्व कर सकता है? देखिए, एक कोने से दूसरे कोने तक देखते हैं कि है ही नहीं, चेहरा ही नहीं है, और बिना चेहरे की है। और जो चेहरे जिनको ये करने की कोशिश, उनकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। और इसलिए तो सारी चीज़ों को लेकर के वो स्पष्टता नहीं हो पा रही है कि वो किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। अभी तक तय ही नहीं कर पाएंगे, और मैं इस बात को कह सकता हूँ गारंटी के साथ, तय भी नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार से जब तक के लिए सारी चीज़ें ये करते रहेंगे, तब तक के लिए चुनाव होंगे,
और चुनाव में लोगों ने मन बना लिया है कि चेहरा तो एक ही है जिस पर देश को भरोसा है, विश्वास है, वो है नरेंद्र मोदी जी। एक और चीज़ जो सर बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है इस वक्त सबके मन में भी ये चीज़ आ रही होगी, क्या अपनी जीत को भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी लेने के लिए, क्या आपको हम मंडी से 2024 का चुनाव लड़ते हुए देख सकते हैं? नहीं, देखिए, ये तो हमारी पार्टी का नेतृत्व तय करती है, लेकिन फिलहाल तो मैं एक महत्वपूर्ण दायित्व पर हूँ जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है। उनके आशीर्वाद से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है सरकार चलाने की भी, और सरकार के ना रहने के बाद फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। बहुत सारा हमारे पास कार्यकर्ताओं का समूह है, बहुत सारे अच्छे पोटेंशियल लीडर्स हिमाचल प्रदेश में हैं जो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन निर्णय पार्टी करती है। पार्टी की, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की जो टीम है वही तय करती है। आने वाले वक्त में सर, इसी सवाल को मैं अलग तरीके से पूछूंगी, आने वाले वक्त में आपका रोल कितना बड़ा होने वाला है 2024 के सेंट्रिक? मैं सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर कहना चाह रहा हूँ, हिमाचल में हमको पार्टी को मजबूत करने का काम दिया है और पार्टी को फिर सत्ता में लाने का काम है। मेरा लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में लाऊं। इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और इसके लिए जो भी कर सकता हूं, 10 महीने के छोटे से इस कार्यकाल में जो किया जा सकता तो हमने करने की कोशिश की है। हमने प्रभावी ढंग से अपनी बात को विधानसभा के अंदर भी रखा, विधानसभा के बाहर भी। और ऐसे में अभी जो हमारे सामने लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल का कंट्रीब्यूशन 100% रहे, यानी कि 4 सीटें हैं, चारों सीटों पर हम जीत हासिल करें, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बिहार सरकार ने सर जो अभी कास्ट बेस्ड सेंसस के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ इस सारे विषय को लेकर के, और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण है परिस्थितियाँ इस प्रकार की, जो राजनीति को कास्ट पे ले जाने, कास्ट बेस्ड उसको करने की जो कोशिशें हो रही है, ये उचित नहीं है, ये व्यवहारिक, ये कतई भी देश हित में नहीं है और पर्टिकुलर समाज हित में नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आपने बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया और एक बार फिर हमारे मंच पर आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।